हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 75। वर्कशीट नंबर 75 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है। ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट 21 जनवरी 2021 का है। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिससे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। अब मान लीजिए ये दो नदियां हैं, इसके बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला है दोआब, दूसरा दून, तीसरा द्रोणी और चौथा है महाखड्ड। तो इन दो नदियों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? इन दो नदियों के बीच के भाग को हम दोआब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप डैश नदी में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। किस में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुआऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमें बताना है यह जो वाक्य कहा गया है वह सही है या गलत। तो देखिए, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का जो भाग है उसे कुमाऊं हिमालय ही कहा जाता है। तो यह जो वाक्य कहा गया है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्ट क्या है? क्या कहलाता है यह हमें बताना है। तो इसे हम इमेज में समझते हैं। चलिए भारत के नक्शा में देख लेते हैं। इतना अच्छा से तो मैप बनाने नहीं आता है, फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है मैंने। देखिए, गोवा और कन्नड़ इसके बीच जो स्थित है पट्ट उसे हम कहते हैं कन्नड़ पट्ट। क्या कहते हैं? कन्नड़ पट्ट। और उससे नीचे जो केरला के पास है वह कहलाता है मालाबार तट। यहाँ पर जो है यह कहलाता है मालाबार तट। तो हमारा प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्ट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कन्नड़। देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला है कोरोमंडल, दूसरा कन्नड़, तीसरा कोंकण और चौथा है उत्तरी सरकार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, कन्नड़ जो है वह गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, डैश झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी झील है बच्चों? तो चिल्का झील है। तो यहाँ खाली जगह पे आप फिल करेंगे चिल्का। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह किस राज्य में है? तो यह ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे अनुच्छेद दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका आंसर हमें देना है। तो चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान जो है वह किससे बना हुआ है? तो 3 नदियों से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और साथ ही इसकी सहायक नदियों से। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि नदियां जो हैं वह एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं? मिट्टियों को काट करके लाती हैं और इसी वजह से यहाँ पाए जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक है। तो जलोढ़ मिट्टी वाली जो मैदान है उसका विस्तार कितना है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ी है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, लोग यहाँ खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
इसी वजह से वहाँ जो है वह सघन जनसंख्या पाया जाता है, यानी अधिक से अधिक लोग उत्तरी मैदानी भाग में रह रहे हैं। समृद्ध मृदा, आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र भारत का अत्यधिक उत्पादक है? उत्तरी मैदान। कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी मैदान है। और यह क्यों उत्पादक है? यह इसलिए उत्पादक है कि उत्तरी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वह किस प्रकार की मिट्टी है? वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ कृषि के लिए अनुकूल जलवायु मिलती है। मृदा जो है वह उर्वर होती है और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। इसी वजह से इस क्षेत्र पर कृषि का उत्पादन अत्यधिक होता है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। इन धाराओं को क्या कहा जाता है? वितरिकाएँ। अब क्या होता है, मान लीजिए कि ये नदियाँ बह रही हैं और नदियों में जगह जगह पर गाद जो है वह इकट्ठा हो जाता है, तो यह किसका काम करता है? यह नदियों में द्वीप का काम करता है। यह एक द्वीप की तरह बन जाता है। द्वीप तो आप लोग समझते ही होंगे, जो जगह पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। नदियों की धाराएं होती हैं वह क्या होती हैं? वह वितरित हो जाती हैं। कुछ धाराएं इधर से निकलती हैं, कुछ इधर से निकलती हैं, कुछ इधर से निकलती हैं, तो ऐसे करके धाराओं का वितरण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम लिखिए। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से वो 3 प्रणाली थी नदियों की। तो सबसे पहले सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरी कौन सी नदी थी? तो ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है? तो उत्तरी मैदान का निर्माण जो है वह हुआ है जलोढ़ मृदा से। और जलोढ़ मृदा जो है वह कैसी मृदा है? उपजाऊ मृदा है। यहाँ कृषि जो है, या आप कह सकते हैं यहाँ कृषि की उत्पादकता जो है वह अत्यधिक होती है। तीसरा प्रश्न है, नदीय द्वीपों का निर्माण क्यों होता है? तो देखिए नदीय द्वीपों का निर्माण जो है वह गाद के एकत्र होने से होता है। किसके एकत्र होने से होता है? तो गाद के एकत्र होने से नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है? क्यों है भाई? क्योंकि उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी जो है वह कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं। और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है यहाँ पे, जिससे खेती अच्छी होती है। और साथ ही वातावरण कैसा होता है? तो जलवायु जो है वह अनुकूल होता है। जलवायु अनुकूल होता है, इसीलिए उत्तरी मैदान जो है वह कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ है, या कह सकते हैं उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून कहते हैं। अब देखिए किसके किसके बीच? तो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच जो घाटियाँ पाई जाती हैं। अब इसे इस प्रकार समझिए, इमेज के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियाँ पाई जाती हैं इसे हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और यहाँ पर स्थित है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये जो शहर हैं वह स्थित है मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खादर और बांगर में
कोई 3 अंतर बताइए। तो देखिए खादर किसे कहते हैं, तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। खादर नदी के समीप की भूमि है, जबकि बांगर नदी से दूर की उच्च भूमि है। खादर जो मिट्टी है वह कहाँ पाई जाती है, तो वह नदी के ही पास पाई जाती है, जबकि बांगर जो है वह नदी से दूरी पर उच्च भूमि में पाई जाती है। खादर अत्यधिक उपजाऊ है, जबकि बांगर कम उपजाऊ है। खादर क्यों उपजाऊ है, क्योंकि खादर नदी के समीप पाई जाती है और नदी के समीप पाए जाने होने की वजह से यहाँ जलवायु भी अनुकूल होता है और पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। इसी वजह से खादर जो है वह अधिक उपजाऊ होता है और बांगर कम उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में स्थित है, जो 3 ओर से पानी से घिरा है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुज के आकार में है। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा में धनी है। यह भूभाग कृषि के लिए कम उपयुक्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। अब देखिए भारत की जो भूमि है वह भूमि कैसी है, उपजाऊ है। भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हम कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी मिट्टी की जो मृदा है वह बहुत ही उपजाऊ है, जो किसानों को क्या देती है, जो किसानों को अत्यधिक उत्पाद देती है, जिससे किसानों की उन्नति होती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराएं। हमें अब 5 उदाहरण देकर के बताना है कि भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को कैसे प्रदर्शित करती है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, भारत में अत्यधिक भौतिक विविधता पाई जाती है, जिसके आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय प्रदेश, दूसरा उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तीसरा थार मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार और 5वां तटीय मैदान। तो देखिए हिमालयी प्रदेश, अब हिमालयी प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत के उत्तर में नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह न केवल भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, बल्कि यह सदावाहिनी नदियों का ही स्रोत है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वह कभी नहीं सूखती, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, सदावाहिनी नदियां। अब देखिए दूसरा है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। यह मैदान अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल उपलब्धता के कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तीसरा थार मरुस्थल, यह भारत के पश्चिम में स्थित है। यहाँ वनस्पति तथा जल का अभाव होता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार, यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। यह पठारी भाग खनिज तथा वन संपदा में धनी है। यानी प्रायद्वीपीय पठारी भाग में क्या पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में खनिज और वन संपदा पाए जाते हैं। 5वां है तटीय मैदान। देखिए तटीय मैदान जो है वह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मैदान होता है, क्योंकि तटीय मैदान में क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वह सबसे उपजाऊ मृदा है। इसी वजह से तटीय मैदान जो है वह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मैदान है। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।